गुड मॉर्निंग सभी साथियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी हमारे मित्रों के लिए। आज ऑनलाइन क्लासेस में हम राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में आज पढ़ने वाले हम राजस्थान के भौतिक भाग। और राजस्थान के भौतिक भाग में आज पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान के भौतिक भाग। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट भाग है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज पढ़ेंगे नंबर तीसरा, नाम क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये बात पढ़ने वाले हैं। सबसे उपजाऊ प्रदेश है, समतल प्रदेश है और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये भाग नंबर 3 है ना, इसको पढ़ने वाले हैं जो आपके पूर्व में बसा हुआ है। इसके हम बिंदुओं से इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले आप समझ रहे हैं, बाद में आप लिख लेना, ठीक है ना? हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्षेत्रफल। राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर लगभग पूरी मैदानी भाग का परसेंटेज या फैलाव पाया जाता है। ये 23% कहां से है? देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यदि मैं इसको 100% मान लेता हूँ, इसमें से 23% भाग पर ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा अनुपात आता है। अगर मैं बात करता हूँ जनसंख्या की, पॉपुलेशन की बात करता हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? 40%। हरिमोहन सक्सेना एक राजस्थान के भूगोलवेत्ता हैं। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार यहाँ का क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात 40% है। किसके अनुसार? हरिमोहन सक्सेना। इसके अनुसार यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की जनसंख्या, क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 40% यहाँ निवास करती है। इसके बाद देखते हैं, ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है। कैसा है? सबसे उपजाऊ प्रदेश है। सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान के 4 भौतिक भाग है, सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है? सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा। नदियों का तंत्र है, ठीक है ना? इसके बाद देखिए मिट्टी। मिट्टी देखते हैं, इसकी मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी में देखिए, सबसे अच्छी मिट्टी यहाँ अपने भाग में दो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी। इसके बाद है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़। इसके बाद है कछारी। इसके बाद है दोमट। ये सभी मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टियां हैं। काली, जलोढ़, कछारी, दोमट, ये मिट्टियां इस भाग में पाई जाती है। इसलिए रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें सर्वाधिक मात्रा में इस पूरी मैदानी भाग में होती है। अगर मैं यहाँ जिलों की बात करता हूँ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, हम डायग्राम में देख लेते हैं, जिससे हमको पता लग जाएगा कि पूरी मैदानी भाग में कौन कौन जिले आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिला आता है जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। राजस्थान का राजधानी है, जयपुर जिला है। पूर्व का पेरिस कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं, जयपुर। इसके बाद जिला आता है दौसा। कौन सा आता है? ऐसे हम देवनगरी, क्या कहते हैं? इसे हम देवनगरी कहते हैं। दौसा के बाद आपका टोंक जिला, इसको कहते हैं नवाबों की नगरी। ये टोंक किस में आता है? और एसएम मतलब सवाई माधोपुर भाग आता है। इसके बाद इसमें अलवर, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं? अलवर जिला भी पूरी मैदानी भाग में आता है। इसके बाद आपका भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिला भी पूरी मैदानी हिस्से में आता है। इसके बाद आता है भीलवाड़ा जिला। कौन सा? भीलवाड़ा जिला भी इसी का भाग है। इसके बाद ये आपके करौली जिला। कौन सा? अब करौली जिला 2 भागों में डिवाइडेशन है। आधा करौली आता है डांग क्षेत्र में, पढ़ेंगे हम, और आधा आता है मैदानी भाग में। करौली जिले की कोडागुड़ी तहसील, नांदोदी तहसील और हिंडौन, ये जो क्षेत्र है आपके सकोट्रा, ये आता मैदान में, बाकी पूरा कोडागुड़ी डांग में आता है। धौलपुर जिला है, इसका कुछ भाग मैदान में, कुछ इसका डांग के क्षेत्र में आता है। तो ये पूरी मैदानी भाग में ये क्या जिले हैं? क्या है? जिले। आगे देखिए, यहाँ जिले हो गए। इसके बाद अगर देखते हैं वर्षा, कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो देखिए 50 से 90 या 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
आपके यदि वर्षा संबंध एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सेंटीमीटर में स्थान पूछेगा। जैसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू राजस्थान में, याद करना है। कहां पर है? सरोई में। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ जिला है 120 सेंटीमीटर। झालावाड़ जिले में वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर। माउंट आबू वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। अगर पूछता है सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो जैसलमेर, और कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो कौन सा है? होती है, तो ये पड़ता है राजस्थान के जोधपुर में, जिसे सन सिटी, सूर्य नगरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके ऐसे डायरेक्टली आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। ये जो अनुपात है रेशो, ये तो 8 जिलों का 9 जिलों का रेशो अनुपात है 12 महीने का, ठीक है ना। तो ये वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई। अब अगर बात करते हैं जलवायु, और जलवायु को बोलते हैं इंग्लिश में क्लाइमेट। यहाँ की जलवायु है वो आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र। यहाँ की आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या, क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग, तो सबसे अधिक इसमें जनसंख्या कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। क्षेत्रफल 23% है, और यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर की जनसंख्या लगभग 86 लाख है। जनगणना हमारे भारतवर्ष में प्रति 10 वर्ष में की जाती है। 10 वर्ष जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी। ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। कितनी थी? 15वीं। तो जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 2011 में, अब होगी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2021-22 तक चलेंगे इसके आंकड़े। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सबसे कम अगर जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए कौन सा है? जैसलमेर। और इसकी जनसंख्या मात्र है 6,72,008 जनसंख्या। ये यहाँ की जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार। अगर हम इसकी बात करते हैं, आपकी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, बता रहा हूं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की मैं बात करता हूँ। सब जानते हैं जनसंख्या घनत्व बोलते हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके जयपुर जिले में किसमें है? लगभग 591 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपके जयपुर में है। जयपुर के बाद आपके भरतपुर में 503, और उसके बाद अलवर में अलवर, उसके बाद दौसा, है ना, और उसके बाद जोधपुर। सबसे कम जैसलमेर में। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जैसलमेर में पाया जाता है। 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सभी साथी, सभी मित्र, सभी विद्यार्थी इस बात को एनालाइज करेंगे। जिस जिले में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस महाद्वीप में यदि जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वहाँ घनत्व सर्वाधिक होने वाला है। जिस महाद्वीप में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ कम होने वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, तो घनत्व कहाँ पर है? जयपुर में। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, तो घनत्व कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। थोड़ा हम राजस्थान के टॉपिक से हटकर भारत की कुछ बात कर लेते हैं। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। अगर मैं भारत में सबसे अधिक हाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, बिहार का। किसका है? बिहार का। बिहार में 1102 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत की, राजस्थान की काफी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व की, तो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17। ये क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान का जैसलमेर के बराबर किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? किसका है? अरुणाचल प्रदेश का।
जनसंख्या घनत्व बसा हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक घनत्व। इसके बाद है समतल भाग। राजस्थान के 4 भौतिक भाग है। एचएम सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। रेगिस्तान प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे समतल भाग है जो कौन सा है? ये पूर्वी मैदानी भाग है, जिसमें आप और हम क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्योंकि 2 जिले के रहने वाले हम, 2 जिला इसमें आता है। जयपुर आता है, टोंक आता है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा का भाग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आधे हिस्से इसमें आते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस भाग में एनएच की, तो यहाँ एक पूर्व में एनएच गुजरता है आगरा से और बीकानेर। कहाँ गुजरता है? आगरा से बीकानेर। उसका नाम क्या है? एनएच पहले क्या था? क्या था? 21। आज उसका नाम क्या कर दिया? 21। क्या कर दिया? ये राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम बदलने का कार्य भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय करता है। वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन है? कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी भारत के वर्तमान में परिवहन मंत्रालय उनके अधीन है। तो उसका काम है इसके नामों को परिवर्तित करना। अब क्या है? आपके 2 जिले में, जयपुर जिले, आपके भरतपुर जिला, दौसा जिला, जयपुर, बीकानेर तक जो जा रहा है, इसका पहले नाम क्या था? आज कौन सा है? 21। यदि मैं इस भाग में रेल मार्ग की बात करता हूँ, किसकी? रेल मार्ग की यदि हम बात करते हैं, तो भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 में, और 34 किलोमीटर चली है। और कहाँ चली है? मुंबई से ठाणे के मध्य में। देखो, महाराष्ट्र का जिला राजधानी है महाराष्ट्र मुंबई, और महाराष्ट्र का जिला ठाणा, इन दोनों के मध्य में 34 किलोमीटर अंग्रेजों ने सबसे पहले ट्रेन चलाई 1853 में। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ, तो राजस्थान की पहली ट्रेन चली है ये दौसा के बांदीकुई। कौन सा? बांदीकुई से आगरा फोर्ट। कौन सा? और ये चली 1874 में। राजस्थान में सबसे पहले रेल मार्ग का नेट या जाल या तंत्र अंग्रेजों के द्वारा आगरा कैंटीन है, आगरा ईदगाह है, आगरा डिपो है, ठीक है ना? तो आगरा से और बांदीकुई के मध्य में राजस्थान की पहली ट्रेन चली थी, जो इसी पूर्वी मैदानी भाग में आती है। यहाँ तक आपके समझ में आया? हाँ जी, आ गया ना? अब इस पूर्वी मैदानी भाग को नदियों, ये किसका भाग है? ये नदियों का भाग है। किसका भाग है? गंगा, यमुना। गंगा यमुना का उपतंत्र क्या है? गंगा यमुना का उपतंत्र कैसे है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना की सहायक कौन सी है? चंबल। चंबल की बनास, फिर बाणगंगा नदी। मतलब कुल मिलाकर जो नदियां हैं पूर्वी मैदानी भाग में, ये नदियां यमुना, गंगा, गंगा की यमुना, यमुना की चंबल, बनास, बाणगंगा, ये बेसिन तंत्र फैला हुआ है। अब पढ़ेंगे अपवाद तंत्र का। पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग का अपवाद तंत्र। यदि आपके यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। आगे करें? हाँ जी। और जब तक आप सबके लिए मोटिवेशन स्पीच शेयर हो जाए, ठीक है ना? हाँ जी। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, ठीक है ना? ये कंपटीशन का दौर है, इसमें लाखों विद्यार्थी होते हैं। यदि आपको जीत निश्चित करनी है, तो आपको संघर्ष करना होगा। अब पढ़ने वाले हमें पूर्वी मैदानी भाग के उपतंत्र। क्या पढ़ेंगे? हाँ जी। तो इसके लगभग 4 उपतंत्र कितने हैं? कितने हैं? 4। सबसे पहले पढ़ते हैं बाणगंगा बेसिन। क्या पढ़ते हैं? बाणगंगा बेसिन। मैं राजस्थान की नदी नहीं पढ़ा रहा अभी। अगला हमारा टॉपिक आएगा राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की नदियां जब पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बेसिन। क्या पढ़ रहे हैं? अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं। किसका? पूर्वी मैदानी भाग का। ये राजस्थान है, आकृति इसकी पतंगकार है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन से कितने क्वेश्चन बनते हैं उनका एनालाइज कर लेते हैं। अच्छे सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना? और जो ऑनलाइन क्लासेस साथी हैं, जो घर से क्लास को देख रहे हैं, कभी भी निःशुल्क फ्री क्लास कभी देख सकते हैं। हाँ जी। तो देखिए बाणगंगा बेसिन, आपने नाम सुना
चीन तक टक्कर मारी है, पाकिस्तान तक, श्रीलंका तक। हिंदुस्तान का, भारत का ऐसा बादशाह जिसने झंडा लहराया वो था अशोक महान। तो अशोक महान जो है 14 शिलालेख कितने हुए? 14 शिलालेख। एक शिलालेख मिला है किसमें? इस बैराट में, और उसका नाम क्या है? भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? भाब्रू शिलालेख। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? धम्म की। किसकी मिलती है? धम्म की घोषणा। क्या है धम्म? देखिए, अशोक महान ने जितने भी जीवन युद्ध लड़े, किसी युद्ध में हारा नहीं है, विजय का डंका पताका लहराया है। लेकिन एक युद्ध हुआ था कलिंगा। कौन सा हुआ था? देखो, मैं ये बहुत ही बात चल रहा है, थोड़ा हिस्ट्री में आ गया, इसलिए आ गया हिस्ट्री में क्योंकि हमारा बैराट आ गया। बैराट का लिंक अशोक महान से है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये धम्म की घोषणा किसने की है? अशोक महान। धम्म है क्या? धम्म का मतलब सुनिए, 261 ईस्वी पूर्व। कभी 261 ईस्वी पूर्व उड़ीसा राज्य में, किसमें? उड़ीसा राज्य में एक कलिंग का युद्ध हुआ था। किस युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध। उड़ीसा राज्य वर्तमान भारत का, उसमें स्थान है कलिंग का। हम पढ़ते राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा के युद्ध पढ़ते हैं ना अपन, ऐसे कलिंग स्थान उड़ीसा में। और कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में अशोक महान ने भयंकर संहार किया। 1 लाख लोगों की मुंडी उड़ गई, गर्दन कट गई इस युद्ध में। तो अशोक महान ने कहा कि मैं इस युद्ध को, विजय को मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मुझे रथ पर घोड़े बैठा जाए और पूरे मैं मैदान में घूमना चाहता हूँ। जब इसने देखा कि खून से नदियां बह रही थी और 1 लाख सैनिक दुश्मन के मर गए और खुद ही मरे थे, इसका है ना हृदय परिवर्तन हो गया कि बताओ, मैं खुशी मना रहा हूँ, मैं विजय मना रहा हूँ, लेकिन 1 लाख लोगों की जान चली गई। तो इसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तित हो गया। और इसी दिन अपनी तलवार को मयान रख दिया। किस रख दिया? इसी घटना को धम्म की घोषणा कहते हैं। इसने सौगंध खा ली कि कलिंग युद्ध के बाद मैं जीवन में हिंदुस्तान में कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, जो भी युद्ध लड़े सबको जीता असली। ठीक है ना? तो इसका उल्लेख था धम्म का, तो था जयपुर के भाब्रू शिलालेख में। और इस भाब्रू शिलालेख को किसने खोजा है? 1897 कैप्टन बर्ट ने। किसने? कैप्टन बर्ट ने। ये ब्रिटेन का व्यक्ति है, इसने इसका खोज की है शिलालेख की। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों पर लिखे गए लेख। ठीक है ना? तो ये थोड़ा हिस्ट्री का सेक्शन आएगा बीच में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं मेरे टॉपिक पर आ जाता हूँ। अब देखिए, बैराट सब जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। इस बैराट की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है बाणगंगा नदी। क्या नाम है? बाणगंगा नदी। समझने का प्रयास करना, समझ में नहीं आता है घर जाकर इस ऑनलाइन क्लास को देखना। ठीक है ना? हाँ, नदी कौन सी? बाणगंगा। तो पहले पढ़ते हैं इसको उपनाम। इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? अर्जुन की गंगा। अर्जुन क्यों बोलते? सुनिए, आप सब जानते हैं, महाभारत सबने पढ़ा है, पांडवों को अज्ञातवास कर लेना था, है ना? और पांडवों को प्यास लगी और कुंती ने आदेश दिया युधिष्ठिर को कि पानी का प्रबंधन किया जाए। तो अर्जुन के पास काफी शक्तियां थी। अर्जुन के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। उससे क्या प्राप्ति थी? शिक्षा प्राप्ति थी। तो अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या विद्या से एक ही बाण से जयपुर में बैराट में क्या निकाल दी? नदी। और नाम क्या होगा इसका? अर्जुन की गंगा। अर्जुन ने अपने धनुष से बाण से नदी को निकाला है, इसलिए नाम क्या होगा? अर्जुन की गंगा। नंबर 1। दूसरा, इसे राजस्थान की रुंदिता नदी कहते हैं। सेकंड ग्रेड 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की रुंदिता नदी किसे कहते हैं? तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। ठीक है ना? ये उपनाम हो गए। अब ये जयपुर में किसका तंत्र कहां पर है? जयपुर में। जयपुर के बाद किस जिले में है? दौसा में। दौसा में ना अपने बाईपास जारी है छोटी पोखर। हाँ जी। इसके बाद तंत्र कहां है इसका? भरतपुर में। कहां पे है? और भरतपुर सीमा क्या हो गई इसकी? एंड हो गई। ये कहां जाती है? इसके बाद यूपी में कहां आती है? उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश राज्य का जिला फतेहाबाद। कौन से में? फतेहाबाद। किस में आती है? फतेहाबाद जिला। और फतेहाबाद ऊपर से नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। दिल्ली कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये बाणगंगा नदी ये फतेहाबाद में मिल जाती है। ये वर्षाकालीन नदी है,
निकले थे, बैराट की पहाड़ी से क्या करती है, ये निकलती है। और बैराट पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर में। अब जयपुर में एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है, जमुआ रामगढ़। कौन सा, जमुआ रामगढ़ बांध है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया। जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है, जयपुर में। किस नदी पर है, बांध नदी पर। 1982 में एशियन नौकागमन प्रतियोगिता इस जमुआ रामगढ़ बांध में हुई थी। और देखिए अपने दौसा में भरतपुर में क्या है, अजान बांध। कौन सा है, एक अजान बांध बना हुआ है। और इस अजान बांध से भरतपुर में क्या है, केरला देव, क्या है, केरला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें साइबेरियन विदेश क्या आती है, सारे साथी क्या आती है, सारे साथी। ठीक है ना। घना पक्षी विहार भरतपुर में, इसमें 250 प्रकार के प्रजातियां किसकी, पशु पक्षियों की। और विदेश दूसरे कंट्री से साइबेरियन सारे साथी हैं, यहाँ पर बैठते हैं। अजान बांध से इस अभ्यारण्य में जलापूर्ति की जाती है और इसका जल फतेहाबाद यूपी में चला जाता है। हम क्या समझे, पूर्वी मैदानी भाग में गंगा बेसिन में, बाण गंगा बेसिन में 3 जिला आते हैं, जयपुर जिला, दौसा जिला और भरतपुर जिला। बताओ समझ में आया का नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं दूसरा बेसिन, और दूसरा बेसिन बनास बेसिन। अपवातंत्र की दृष्टि से, नदी भाग की दृष्टि से इस पूर्वी मैदानी भाग को लगभग 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। तो पहला कौन सा हुआ, बाण गंगा बेसिन। तैयार हो गए क्वेश्चन। बैराट की पहाड़ी कहां पर है, और बाणगंगा कहां निकलती है, बैराट की पहाड़ी से या जयपुर जिले से। बाणगंगा नदी क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, और जमुआ रामगढ़ बांध कहां पर है, अजान बांध कहां पर है, और ये बाणगंगा नदी कहां मिल जाती है, किस नदी मिलती है, किस राज्य में मिलती है। ये तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा दूसरा तंत्र, बनास बेसिन। क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब तक आपके लिए दूसरा एक मोटिवेशन स्पीच हो जाए, ठीक है ना। जी हाँ, चुनौती उसी के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है ना। जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा चुनौती उसी के सामने आती है, और जो आलसी और डरपोक खिलाड़ी होगा उसके सामने चुनौतियां नहीं है। ऐसे विद्यार्थी का जीवन है, ठीक है ना। यदि आप बेहतरीन हो, अच्छे पढ़ने वाले टैलेंट हो, तो तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, अंदर चुनौतियां नहीं आएंगी। हाँ जी, दूसरा है बनास बेसिन। कौन सा, बनास बेसिन। अच्छे समझना है, समझ में नहीं आता दोबारा आप ऑनलाइन क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए बनास बेसिन, इसको बोलते हैं वन की आशा। क्या बोलते हैं, इसको वन की आशा बोलते हैं, और इसको वर्णाशा बोलते हैं, और इसको वशिष्ठी बोलते हैं। ये क्या है, इसके उपनाम है, क्या नाम है, वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी, ये इसके उपनाम हैं। जैसे उपनाम आपके नहीं होते क्या, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस है तो बता नहीं सकता, है ना। हाँ जी, आपके भी उपनाम बोल सकते हैं, बैक नाम बोल सकते हैं ना। जैसे बॉयज के रिंकू मिंकू टिंकू चिंकू जो भी होते हैं ना। हाँ, और आपके गर्ल्स में रेडी सुगली जो भी है ना। हाँ जी, शॉर्ट नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट मनोरंजन होना भी जरूरी है, साथ ही विद्यार्थी हमारी भावना को समझ सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए जिला कौन सा, राजसमंद। कौन सा, ये राजसमंद जिला है, और राजसमंद जिले में एक पहाड़ी है, उसका नाम है खमनौर की पहाड़ी। किसकी, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। खमनौर की पहाड़ी किस जिले में है, राजसमंद। इस खमनौर की पहाड़ी से नदी निकलती है, और नदी का नाम क्या है, बनास नदी। क्या नाम है, बनास नदी। इस नदी का नाम है बनास नदी। अब देखिए हम नदी नहीं पढ़ रहे, बनास नदी, हमको केवल पूर्वी मैदानी भाग में बनास नदी में कौन कौन जिले आते हैं और कहां तक विस्तार केवल वो पढ़ रहे हैं। नदी में आपको अगले टॉपिक पढ़ाऊंगा राजस्थान की नदियां। हाँ जी, अब देखो राजसमंद जिला, अब इधर आइए, यहाँ है SM मतलब सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर में एक स्थान है रामेश्वरम। क्या नाम है, रामेश्वरम स्थान है, और यहाँ जाकर ये बनास नदी किस मिल जाती है, चंबल में। किस मिल जाती है, चंबल। और चंबल नदी इसको ले जाती है साथ में, और चंबल नदी मिलती है यमुना में। मिल जाती है यमुना में मिल जाती है, और यमुना नदी ले जाए गंगा नदी में, और गंगा नदी खा इसको बंगाल की खाड़ी में। मतलब नदियों का नेटवर्क है, जैसे सड़क होती है, जैसे रेल मार्ग होता है, ऐसे नदियों का नेटवर्क है। जो
यमुना में, यमुना ऊपर से आती है उत्तराखंड से गंगा में, और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे प्राचीनतम नदी है घग्गर, जिसका नाम था सरस्वती, जिसका नाम था दुष्वती, और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पहले ऋग्वेद में 4 वेद, ये रामायण, गीता, पुराण के महात्माएं, सबसे पहले प्राचीनतम क्या हुआ? 4 वेद। और ऋग्वेद में इस घग्गर नदी का नाम मिलता है, जो हम पढ़ते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, कालीगंगा संहिता है, पढ़ी ना आपने? हाँ, तो घग्गर नदी भारत की प्राचीनतम नदी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो गंगा नदी को लगभग 10,000 वर्ष हो गए बहते हुए, और 12मासी नदी है, और बंगाल खाड़ी आज तक नहीं भरी है। तो ये नदी का जाल है। तो देखो इसमें सवाई माधोपुर जिला आता है, टोंक जिला, कौन सा? टोंक जिला आता है, और भीलवाड़ा जिला आता है। हमको बाकी जिले नहीं पढ़ने कि राजसमंद आवे कि साहब अजमेर और जिले नहीं पढ़ने, क्यों? क्योंकि टोंक जिला, भीलवाड़ा जिला, सवाई माधोपुर जिला, ये तीनों पूर्वी मैदान भाग में आते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन क्या बने? टोंक जिले में, किसमें? टोंक जिले में इस बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है बीसलपुर बांध। क्या नाम है? बीसलपुर बांध। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, फॉरेस्टर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, ऐसी कोई सी एग्जाम है, हाँ तेरा सुपरवाइजर की, ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया हो। हाँ, क्या कहेंगे? बीसलपुर बांध किस जिले में है? टोंक जिले में। किस नदी पर है? बनास नदी पर। अब विशेषता क्या है? राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। कौन सा है? बीसलपुर बांध। पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और एक क्वेश्चन ये भी आ गया, बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल मिलता है? देखो, जयपुर को मिलता है, एसएम, सवाई माधोपुर को, और टोंक को, और अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील पर इसकी सप्लाई की जाती है। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? जयपुर के कुछ हिस्सों में, सवाई माधोपुर जिले में, टोंक जिले में, और अजमेर के किशनगढ़ तहसील तक इस पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध वो आपके बीसलपुर बांध है। हाँ जी, समझ गए? नहीं समझे? और ये हो गया बनास बेसिन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अच्छे से, शानदार, कतई जहर। हाँ जी, अब पढ़ने वाले हैं हम अगला तीसरा बेसिन, और उसका नाम है चंबल बेसिन। का पढ़ेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई एग्जाम है जिसमें चंबल नदी का प्रश्न नहीं आता हो। हाँ जी, ठीक है ना? चंबल नदी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ जी, इस भाग को पहले पूरा कर लेते हैं, है ना? लिखाने का रहेगा, बताओ इस भाग को कर लेते हैं पूरा। एक चंबल बेसिन है और एक माई बेसिन है, फिर उसके बाद आपको नोट्स के माध्यम से लिखा दिया जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका ध्यान रखना पड़ रहा है, और ऑनलाइन साथी है उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ जी, होने दो। हाँ जी, अब देखिए चंबल बेसिन क्या? तीसरा है चंबल बेसिन। क्या? चंबल बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बेसिन। अच्छे सुनिए इसको। इसको क्या बोलते हैं? कामधेनु। क्या बोलते हैं? कामधेनु। इसको कामधेनु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान कामधेनु नदी कौन सी है? चंबल है। आप सुनिए, आपको मेन टॉपिक पास आइए। मैं डायग्राम नहीं बता रहा, मैं अलग से बता रहा हूँ। देखिए, ये इधर कौन सा राज्य आपका? मध्य प्रदेश, जिसे बोलते हैं एमपी। राजस्थान की सबसे सीमा से लगती है मध्य प्रदेश से। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो मैं इधर देख रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ एक विंध्याचल पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है। इसमें एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? एक पहाड़ी होगी जाना पाव की पहाड़ी। जैसे एग्जाम के लिए ढेकड़ा का पहाड़, तो ऐसे कोई पहाड़ी का नाम है, और यहाँ से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। और राजस्थान में सबसे पहले इसका वेलकम स्वागत कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, किसमें होता है? चित्तौड़गढ़ में। और स्थान की बात करें तो 84गढ़ में। किसमें? प्रश्न पूछा हुआ है कि चंबल नदी राजस्थान के जिले में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। और स्थान की बात करें तो
हमको ये भाग नहीं पढ़ना, ये हाड़ोती नहीं पढ़ना, हाड़ोती चौथे भाग में आएगा, पठारी भाग में। हम तो तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, हमारे मेन बिंदु आ जाओ। अब आ जाओ आपके कौन कौन जिले। अब जिला आ गए आपके, जैसे मान लो सवाई माधोपुर जिला, आपके करौली जिला, आपके धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर जिला। और धौलपुर के बाद चंबल नदी कहाँ जाती है? धौलपुर एंड हो गया। इसके बाद आते हैं यूपी में, वही नदी कौन सी? यमुना मिलती है, लेकिन जिला चेंज है, इटावा। कौन सा? उत्तर प्रदेश का इटावा जिले में ये यमुना मिल जाती है। यमुना फिर गंगा मिल जाए, और गंगा नदी सबको उद्धार कर दे, बंगाल खाड़ी में ले जाती है। हाँ जी, तो क्या समझे? पूरी मैदानी में बात का चल रहा है। सवाई माधोपुर जिला आता है, करौली जिला आता है, धौलपुर जिला आता है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है। नंबर 1, राजस्थान में सबसे बृहद क्षेत्र कौन सा है? चंबल का। किसका है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ, घड़ियालों की घड़ियालों की शरण स्थली क्या? देखो, मैं चंबल नदी नहीं पढ़ा रहा, मैं चंबल बेसिन पढ़ा रहा हूँ। जब चंबल नदी पढ़ाऊंगा तो यहाँ से उत्पत्ति से वहां तक पूरे क्वेश्चन लिखाऊंगा। मैं तो केवल पूरी मैदान भाग में 3 जिला रहा चंबल का, उनको पढ़ा रहा हूँ। इसको बोलते हैं घड़ियालों की शरण स्थली। जानते हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, मगरमच्छों बोलते हैं घड़ियाल। और घड़ियालों की शरण स्थली क्या है? ये चंबल बेसिन है। मगरमच्छ पड़े रहते हैं मस्ती से, बढ़िया ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, लंच डिनर करते हैं, ठीक है ना? और देखिए, हाँ भाई, और ये डाकुओं की शरण स्थली है। इसकी डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं इसको। अब तो खैर यहाँ पर पुलिस चौकी, एसपी ऑफिस, मतलब ज्यादा प्रभाव हो गया। आज से 10-15 साल पहले यहाँ जितने डाकू थे उनका घर था, रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इनको डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। चंबल बेसिन को डाकू रहते हैं, गुंडे बदमाश। हाँ जी, हाँ, अटैक करते हैं ना। आगे देखिए, हाँ, और डांग क्षेत्र में पड़ेंगे, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। बाकी चीजें अगले टॉपिक में आएगी। समझ आ गया? चंबल बेसिन आ गया, एक क्षेत्र रह गया बस, माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन, या जिसे बोलते हैं 56 का मैदान। कौन सा? समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक भाग है, इसके बाद आपको हम दिखा देंगे, ठीक है ना? हाँ जी, एक बार देख लीजिए इधर, अपर 56 का मैदान। चौथा कौन सा? 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 के मैदान लिख सकते हैं, या माही बेसिन क्या बोल सकते हैं? ये राजस्थान है, और राजस्थान के दक्षिण में कौन से का है? ये माही नदी और ये 56 का बेसिन, इसको पढ़ने वाले। माही नदी का भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिला, समझ सकते हैं। ये 56 का मैदान पढ़ रहे हैं, इनमें से हम एक पढ़ रहे हैं, बात बराबर है। मेन चीज पढ़ लेते हैं। देखो, 56 का मैदान क्या है? 56 गांवों का समूह है। क्या है? 56 गांवों का समूह को 56 का मैदान बोलते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के मध्य में 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है ना? और 56 की अगर पहाड़ी आ जाए तो उत्तर होगा आपके बाड़मेर। कौन सा होगा? हाँ, उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर क्या होगा आपके? बाड़मेर होगा। क्या होगा? बाड़मेर। इतना याद करना है। 56 का मैदान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य में है, और 56 का पहाड़ी ये बाड़मेर जिले में है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही, और फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। सभी साथी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, और जितने पढ़ने वाले साथियों को शेयर जरूर कीजिए।